नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बजने वाले हैं 9 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। पटना से एक बड़ी खबर है, नीतीश कुमार आज दिल्ली रवाना होंगे। राजनीतिक हलचल के बीच नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। चुनाव परिणाम से पहले नीतीश कुमार का ये दिल्ली दौरा। सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। चुनाव परिणाम से पहले 4 तारीख को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले सीएम नीतीश का दिल्ली दौरा। सियासी हलचल के बीच सीएम नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, देखिए नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं। अब चूंकि 4 तारीख को रिजल्ट है तो उससे पहले दिल्ली दौरा, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, लगभग 10:30 बजे के आसपास नीतीश कुमार दिल्ली रवाना हो रहे हैं और जो सूत्र बताते हैं कि 2 दिनों तक नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे, चूंकि अभी चुनाव परिणाम आने वाला है लोकसभा का और इस बीच में नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि इस दौरान नीतीश कुमार की एनडीए के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात हो सकती है और चुनाव परिणाम के बाद परिस्थितियां क्या होती हैं उसे लेके भी चर्चा हो सकती है। लेकिन फिलहाल इसकी पुख्ता जानकारी नहीं आ पाई है। लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में 2 दिनों के दौरे को राजनीतिक लिहाज से ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना ये भी जा रहा है कि ये दौरा भी राजनीतिक लिहाज से ही किया जा रहा है। तो इस वजह से इस नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर तमाम सियासी निगाहें टिकी हुई कि नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर जाते हैं तो क्या कुछ वहां पर बातचीत होगी, एनडीए के नेताओं से बातचीत होगी। लेकिन चर्चा यही है कि 4 तारीख को चुनाव परिणाम आएगा, उसके पहले नीतीश कुमार इंडिया कुछ बड़े नेताओं के साथ मुलाकात कर सकते हैं। ठीक है आनंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। तो सीएम नीतीश कुमार आज दिल्ली रवाना होने वाले हैं और इस दौरे को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। पटना आपको बता दें कि देखिए पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव के काफिले पर फायरिंग और हमला किया गया। काफिले पर गोलीबारी में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता घायल हो गए, जबकि हमले में रामकृपाल बाल बाल बच गए। बीजेपी सांसद पर हमले के बाद हड़कंप मच गया है। मसौड़ी थाना क्षेत्र के सिनेर के पास में बीजेपी सांसद के काफिले पर हमला किया गया। बीजेपी सांसद ने आरजेडी कार्यकर्ताओं पर थाने में मामला दर्ज कराया है। रामकृपाल यादव ने हमले को लेकर कहा कि आरजेडी के लोग राजनीतिक लड़ाई लड़ते लड़ते गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। रामकृपाल ने घायल कार्यकर्ता से निजी नर्सिंग होम में मुलाकात की है। रामकृपाल पर हमले की जांच अब तेज हो चुकी है। अब इस पूरी घटना की जांच एसआईटी करने वाली है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पहले से 10-20 आदमी उनका घात लगाए बैठे थे। जैसे मेरी गाड़ी क्रॉस की 3 फायर किए और मेरे साथ जो कुछ कार्यकर्ता थे जो देख रहे थे, तो बगल के ही किनेरी और बगल का ही इलाका में प्रोटेस्ट किए तो लोगों ने हमला बोल दिया। फायर करने वाले लोग थे, पकड़ लिया उसको, रिवॉल्वर के बॉट से उसके माथे में फोड़ दिया, बहुत न्यूसेंस किया। उसके बाद में भाग गए वहाँ से। सूचना पुलिस को मिलती है, सीरियस मिलती है। हार से बौखलाए हुए लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग हमला कर रहे हैं। आज तक मेरे 40 साल के जीवन में मुझसे न कोई किसी को परेशानी हुई है और हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे ऊपर फायर कर देगा। मेरे ऊपर तो कोई आज तक ढेला भी नहीं चला है मेरे ऊपर, क्योंकि मैं उसका काम किया ही नहीं ना। दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सांसद श्री रामकृपाल यादव जी जमालपुर गांव जा रहे थे, तभी गोपालपुर मठ के समीप उनके कार्यकर्ताओं के साथ जो है मारपीट हुई है। इस संदर्भ में उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया है जिस पे प्राथमिकी दर्ज की गई। पूरे घटनाक्रम में जितने भी अभियुक्त हैं उनके नाम पता का सत्यापन जो है वो किया जा रहा है। प्राथमिकी के आधार पर 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिनके सभी संभावित ठिकानों पर छापेमारी जो है लगा। और ज्यादा जानकारी देने के लिए न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए रामकृपाल यादव के काफिले पर फायरिंग हुई और इस मामले में अब जांच भी की जा रही है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में संजय?
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी करेगी। पटना के सिटी एसपी ईस्ट भारत सोनी ने कहा है कि एसआईटी का गठन किया जा रहा है और मसौरी डीएसपी, मसौरी एसएचओ समेत तमाम जो पुलिस अधिकारी होंगे वो इस टीम में शामिल किए जाएंगे और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि जो फायरिंग की बात कही जा रही है उसकी भी जांच चल रही है। सांसद रामकृपाल यादव ने साफ तौर पर कहा है कि मैंने आज तक के संसदीय जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, मेरे ऊपर 2 से 3 राउंड फायरिंग की गई है और इसकी पूरी सत्यता से जांच की जानी चाहिए। उन्होंने मसौरी की जो विधायिका है रेखा देवी, उनके ऊपर भी आरोप लगाया है कि वो बूथ के अंदर पहुंच गई थी और मैंने पटना के डीएम से शिकायत की थी। इसी के रिपरकशन में जब मैं शाम में वहां पहुंचा था तो मेरे ऊपर इस तरीके से अटैक किया गया। बहरहाल ये सारा मामला अब जांच में चला गया है और पटना पुलिस जांच कर रही है, देखना होगा। हालांकि 9 अभियुक्त बनाए गए हैं जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने जो एक्यूज हैं उनको नेम्ड बताया कि उनके ये नाम है। उसी आधार पर पुलिस उनको पकड़ने के लिए छापेमारी भी कर रही है। देखना होगा पुलिस किस तरीके से प्रॉम्प्टली एक्शन लेती है इस पूरे मामले में। जी संजय, ये जो घटना हुई ये साजिशन कराया गया है या फिर महज एक हादसा था, ये इसके बारे में अंदर खाने से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, रामकृपाल यादव से भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि कल 2-3 जगहों पे, केवल ये तनेरी मसौरी के तनेरी घटना नहीं है, 2-3 जगहों पर उनके समर्थकों पर अटैक किया गया। कल की भी घटना में उनके समर्थक का सर फोड़ दिया गया। ये बता रहे हैं, जैसे कि अभी बातचीत हुई है, कि वहां पर जब ये पहुंचे स्पॉट पे तो 15 से 20 लोग पहले से इकट्ठे थे। उनको इस बात की जानकारी थी कि मैं वहां पहुंचने वाला हूं। तो फिलहाल ये आरोप लगा रहे हैं कि सुनियोजित साजिश है। जांच का विषय है, जांच के बाद पुलिस किस नतीजे पर पहुंचती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पटना पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद आज कुछ हद तक रिजल्ट भी इसमें आने की संभावना जताई जा रही है। जी ठीक है संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। बीजेपी ने रामकृपाल यादव पर फायरिंग की घटना की निंदा की है। बीजेपी ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा की मांग की है। बीजेपी ने कहा कि आरजेडी हार की बौखलाहट में ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रही है। सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद और पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से भाजपा एनडीए के उम्मीदवार रामकृपाल यादव जी पर मसौरी में जो हमला हुआ है निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है और घोर निंदनीय है। निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन को उच्च स्तरीय इसकी जांच करनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त गिरफ्तारी कर सजा देनी चाहिए। लेकिन क्या लोकतंत्र के महापर्व को हम ऐसे ही मनाएंगे? कई राजनीतिक दल, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है, जब चुनाव में हार की हताशा दिखाई देने लगती है तो इस तरह से बौखलाहट में अपनी प्रतिद्वंदिता जाहिर करते हैं। और औरंगाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कार और हाईवा की जोरदार टक्कर हुई है और इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। और बता दें आपको, इस हादसे में 2 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने कार में फंसे हुए शव को बाहर निकलवाया। नगर थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो कार और हाईवा की जोरदार टक्कर और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज करवाया जा रहा है। देखिए, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। और सोचिए, ये हादसा इतना भयानक था कि 3 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग अभी भी घायल हैं, जख्मी हैं, जिनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। पुलिस ने कार में फंसे हुए शव को निकाला और 3 लोगों की मौत हो गई। कार के परखच्चे उड़ गए। जोरदार टक्कर थी और इस भीषण टक्कर में 2 लोग घायल हैं, 3 लोगों की मौत हो गई, जिनका इलाज कराया जा रहा है। सिवान से भी एक बड़ी खबर, मंदिर के पुजारियों के बीच मारपीट हो गई है। दान के पैसे को लेकर के विवाद हुआ पुजारियों में और मारपीट में जख्मी एक पुजारी की मौत की खबर है। हार्ट अटैक से मौत की कई बात कही जा रही है। हरिराम ब्रह्मा मंदिर के पुजारी सुग्रीव पांडे की मौत बताई जा रही है। मैरवा धाम के हरिराम ब्रह्मा मंदिर परिसर की यह घटना है, जहां पर पुजारियों के बीच में बता दें आपको कि दान को लेकर के विवाद हुआ और इस दौरान एक पुजारी जिसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इस घटना को लेकर के लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है, गुस्सा है, सड़क जाम करके बवाल मचाया है। पुलिस मारपीट से या फिर हार्ट अटैक से मौत हुई है, दोनों एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। 500 रुपया के लेकर के अपना वो झगड़ा विवाद शुरू किए। कौन कौन लोग झगड़ा विवाद शुरू किए? और वशिष्ठ बाबा थे और ये सुग्रीव बाबा थे जी। 500 रुपये के लिए विवाद शुरू हुआ? हाँ, कुछ बात हुई थी उन लोगों के बीच। क्या लेना देना था उस बात को हम नहीं समझ पाए जी, है ना। उसमें हम लोग छोड़ा उड़ा करके मामला को शांत कर दिए, है ना जी। उनका वशिष्ठ बाबा का लड़का गया था ममहर में अपने को जी, है ना। हाँ। और सुनने को मिला कि फ़ोन करके अपने लड़के को बुला लिए जी, है ना। हाँ। और आए। तो लड़के क्या नाम है उनके? शायद उनका नाम दीपक है।
है ना। हाँ और यहाँ जो है वो लोग गर्मा गर्मी दमका दमकी कर रहे थे, हाँ है ना। और लड़ते झगड़ते उधर तक मार करते हुए गए लोग। शेखपुरा के चर्चित इंडियन बैंक से सोना चोरी मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की थी, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की और जबकि 2 लोग मौके से वहां से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस दोनों फरार आरोपियों की तलाश में अब जुटी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहां से सोना बरामद किया गया है। फरार आरोपियों की तलाश भी अब फिलहाल जारी है। 2 लोग गिरफ्त में हैं पुलिस के। सोना चोरी मामले में पुलिस की ये बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। 4 से 5 लोगों की इसमें सहभागिता है, जिसमें हम लोगों ने 2 की गिरफ्तारी कर चुके हैं और बाकी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। और बाकी बचे सोना के रिकवरी के लिए भी हम लोग लगातार टीम का गठन करके लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। तो कल यानी कि 1 जून को वोटिंग खत्म हो गई। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो गया और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ इसके बाद मीडिया एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया। तो न्यूज 18 ने भी मेगा एग्जिट पोल किया, जिसमें कि आंकड़े निकलकर सामने आए कि इस बार जो है कि कौन सी पार्टी जो है सत्ता में आने वाली है। क्या जो पार्टी है अभी फिलहाल क्या वही एक बार फिर से रिपीट करेगी। तो आंकड़े हमारे पास आए और वो आपको बताना चाहेंगे कि इस बार भी देखिए एनडीए को ज्यादा संख्या में सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। तो वहीं इंडिया गठबंधन जो है बीजेपी से या फिर एनडीए गठबंधन से पिछड़ता हुआ इंडिया गठबंधन जो है वो दिखा। तो अगर बात की जाए अलग अलग राज्यों की तो हमारे पास झारखंड के आंकड़े हैं, बिहार के आंकड़े हैं, सभी राज्यों के आंकड़े हमारे पास हैं। उसमें किसको कितनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं वो भी हमारे पास हैं, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाना चाहेंगे। अगर झारखंड की बात करें तो कि झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और यहां पर बीजेपी को 9 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है अकेले बीजेपी को। अगर एनडीए की बात कर लें तो यहां पर एनडीए को 9 से 12 सीटें मिल सकती है। पूरा अगर बात करें ओवरऑल तो देखिए बीजेपी को अकेले 305 से 315 सीटें मिलने का अनुमान है और अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो 355 से 370 सीटें जो है वो मिल सकती है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस को अकेले यहां पर 62 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो 125 से 140 लोकसभा सीटें जो है वो मिल सकता है। अब देखिए टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं, उसमें किसको कौन सी कितनी सीटें जो हैं वो मिलने का अनुमान है। बिहार में 40 सीटें हैं तो 40 में से कितनी सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही है, कितनी सीटें जो है कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही हैं, गठबंधन को कितनी सीटें जो है वो आ सकती हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, देखिए बीजेपी को यहाँ से 13 से 16 सीटें बिहार में मिलने की संभावना है और अगर गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर एनडीए को 31 से 34 सीटें मिल सकती है। वही अब बात कर ली जाए कांग्रेस की तो कांग्रेस को केवल 1 सीट मिलने की संभावना है, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 से 9 सीटें यहां पर मिल सकती है। अब अगर झारखंड की बात कर लें तो देखिए झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं और अकेले बीजेपी यहां पर 9 से 12 सीटें जो है अपने खाते में ला सकती हैं। लेकिन अगर गठबंधन की बात कर लें तो यहां पर गठबंधन को भी 9 से 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहां पर 2 से 5 सीटें झारखंड में मिल सकता है। अब बात कर ले अगर देखिए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं जिसमें कि बीजेपी को 64 से 67 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए की बात करें अगर गठबंधन की तो 68 से 71 सीटें मिल सकता है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अगर गठबंधन की बात कर ले इंडिया गठबंधन की तो 9 से 12 सीटें 80 लोकसभा की सीटों में से मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हमने आपको बताया, 80 लोकसभा की सीटों में से कितने उनको मिलने वाले हैं। अब अगर बात कर ली जाए देखिए बिहार और झारखंड के हमने बता दिया आपको, उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और देखिए आप पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं, 42 में से यहाँ पे देखिए बीजेपी जो है 21 से 24 सीटें मिलती हुई दिख रही है और टीएमसी को यहाँ पर 18 से 21 सीटें यहाँ पर मिल सकता है, ये संभावना है। हालांकि देखिए आप देखिए स्टेट वाइज आपको बताते हैं कि किसको कौन सी सीटें कितनी सीटें जो है मिलने का अनुमान हम लोगों ने लगाया है। एग्जिट पोल न्यूज 18 के एग्जिट पोल में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देक सकते हैं। अब हरियाणा की बात करें तो देखिए हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं, 10 में से बीजेपी को कितनी मिलने की संभावना है वो टीवी स्क्रीन पर आपने देखा। और देखिए हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की भी सीटें हमने आपको दिखाई। और बात कर ली जाए अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तो यहां पर देखिए बीजेपी को 3 लोकसभा की सीटें 6 में से मिलती हुई दिख रही है।
बात करेंगे दिल्ली की, तो यहाँ पर 7 लोकसभा की सीटें और 7 में से देखिए बीजेपी को 5 में से 7 मिलने की संभावना और 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है। गुजरात में 26 सीटें और यहाँ पर देखिए 26 की 26 जो है बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है। यहाँ पर कांग्रेस को हार मिलती हुई दिख रही है। और राजस्थान की बात करें तो 25 की 25 सीटें, 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि यहाँ पर भी बीजेपी जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखी। महाराष्ट्र में 48 सीटें, यहाँ पर बीजेपी जो है 20 से 23 सीटें ला सकती है। कांग्रेस यहाँ पर भी पिछड़ता हुआ दिखा। मध्य प्रदेश में 29 सीटें, यहाँ पर भी बीजेपी 26 से 29 सीटें लाने की संभावना है और कांग्रेस को 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती है। बात करें अगर छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा की सीटें, 11 में से बीजेपी को 9 से 11 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और कांग्रेस को केवल 2 सीटें मिलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। अब देखिए तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात कर लें तो बीजेपी को 1 से 3 सीटें, एनडीए को 1 से 3 और कांग्रेस को 8 से 11 सीटें जो है वो मिलता हुआ दिख रहा है। बात करें केरल और लक्षद्वीप की तो देखिए बीजेपी को 1 से 3 यानी कि एनडीए को 1 से 3 और कांग्रेस को 12 से 15, इंडिया गठबंधन को 12 से 18 लोकसभा की सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है। अब देखिए कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 21 से 24 और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें जो है मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तेलंगाना की बात करें 17 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 7 से 10 मिलने की संभावना है, कांग्रेस को 5 से 8 यानी गठबंधन को 5 से 8, इंडी गठबंधन को 5 से 8 सीटें मिल सकती है। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, 25 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी को 4 से 6 मिल सकती है और कांग्रेस को यहाँ पर नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। अदर जो है 5 से 8 सीटें यहाँ पर जीत सकता है। अब बात कर ले जाए देखिए उत्तर पूर्वी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उसके आंकड़े अभी टीवी स्क्रीन पर आपने देखा। अब देखिए ये जो एजेंसियां हैं, यहाँ पर देखिए कई एजेंसियों ने बता दें आपको, कई एजेंसियों ने एग्जिट पोल किया है, उसके आंकड़े हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई। देखिए जन की बात, न्यूज नेशन, इंडिया टीवी, सबके आंकड़े बीजेपी कितना ला सकती है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है और अन्य को भी कितनी सीटें मिल सकती है, वो हर एजेंसी के अलग अलग आंकड़े हो सकते हैं। तो टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, देखिए रिपब्लिक मैट्रिक्स के कितने आंकड़े हैं, इंडिया न्यूज के कितने आंकड़े हैं, रिपब्लिक PMRQ जो है बीजेपी को कितनी सीटें मिलेगी वो दिखा रहे हैं। तो आपको ये अलग अलग एजेंसियों के भी हमने आपको दिखा दी कि कौन कौन सी एजेंसियां जो हैं वो उनके क्या आंकड़े कह रहे हैं। ये एग्जिट पोल है, हालांकि न्यूज 18 का जो अनुमान है कहा जा रहा है कि एग्जैक्ट पोल भी यही हो सकता है, लेकिन 4 जून को ही परिणाम हमारे सामने होगा। और चलिए यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज 18।